अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रूहे अशकम नावल की 34 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। वहाँ मौजूद सब लोग दादाजी की तरफ मुतवज्जो हुए और पर काफ़ी देर वली शाह, सुफियान शाह और दादाजी इस मौजू पे बात करते रहे, मगर इसी दौरान सुफियान शाह किसी गहरी सोच का शिकार नज़र आया था। वो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। इसको किसी गहरी कश्मकश में उलझे देख के बी जान इसके पास जा बैठी। कोई परेशानी है बच्चे? मोहब्बत से पूछते इन्होंने शक्वत से इसके बाल सुलाए थे। नहीं बीजान, परेशानी नहीं है, इसने जवाबन इनके हाथ अकीदत से चूमे थे। आप दोनों भी हैं और अब्बू जान भी मौजूद हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आप सबको अपने फैसले से आगाह कर दूँ। बारी बारी वहाँ मौजूद सब पर नज़र डालते सुफियान शाह सोफ़ी की पोस्ट से टेक लगाते इत्मीनान से बोला, कैसा फैसला सुफियान? दादाजी, मैंने फैसला किया है। वली शाह पूरे ध्यान से अपनी बेटी की तरफ हमतन गोश हुए थे। मैंने फ़ैसला लिया दादाजी कि मैं ईशा को माफ़ करके दोबारा हवेली वापस ले आऊँगा। वो फ़ैसला बिजली की तरह इन तीनों नफीस पर गिरा था। वो तीनों अपनी अपनी जगह दम साधे सुफियान शाह को देख रहे थे। वली शाह की सोच आज भी सही साबित हुई थी। इनका बेटा हमेशा से इनके खिलाफ हुक्म की खिलाफ वर्जी करता आया था और आज भी इसने वही किया था, मगर सुफियान ईशा तो नहीं। दादाजी किसी ट्रांस की कैफियत में बोल रहे थे जब सुफियान शाह ने इन्हें चुप करवाया। मैं ढूंढ लूंगा इसे दादाजी। इसके लेजे में वामते यकीन को महसूस करते वली शाह वहाँ से उठते कमरे से बाहर निकल गए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से सुफियान शाह। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे, आबाद रहो तुम, आमीन। इसका माथा चूमते वो उस पर सदके वारी हुई। बिगड़े फैसलों को जितना जल्दी संवार लिया जाए इतना ही बेहतर होता है। मुझे खुशी हुई तुम्हारी सोच जानकर। दादाजी इसके बगल गिर होते पीठ थपाते बोले थे। सुफियान शाह आज़ूदगी से मलकत सा मुस्कुराया था। अच्छा, बहुत हो गई बातें बीजान, मैं बताना भूल गया। अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी आपके नवासे साहब की। वो सब आधे घंटे के करीब हवेली पहुंचने वाले हैं। आप तैयारियां देख लें सब। हाँ, मैं बस जाती हूँ और सारी तैयारियां देखती हूँ। खुशी से चहकती वो इनसे पहले ही कमरे से बाहर निकलती किचन की तरफ चली गई, जबकि वो दोनों इनकी इतनी खुशी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूले थे। क्या हुआ है परी? मैं शाम से देख रहा हूँ तुम तमाम शॉपिंग के दौरान खामोश थी और अब भी खामोश हो। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो मुझसे बच्चे। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नज़र आते जाते मनाजिर पी रख के वो मामूली से अंदाज में गोई हुई। तुम यकीन के साथ कह सकती हो ये बात? अरशान शाह के लहजे में ऐसा कुछ था। इशाल इसकी तरफ देखने पर मजबूर हुई, जबकि अरशान शाह पहले ही जानती नज़रों से इसे देख रहा था। आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है भाई। सरसरी सी नज़र बैक साइड पे सोई हुस्ना भी पे डाले इसने ठोस लहजे में कहा। अच्छा, कैसा सोच रहा हूँ मैं? इसका अंदाज़ा नॉर्मल था। इशाल ने ड्राइविंग करते अरशान शाह से नज़र हटा ली। मैं इस लड़के के मतलब बात कर रही हूँ, वो यूनी वाला लड़का। वो हिचकाई थी, मगर अरशान शाह भी इससे ऐसे पोज दे रहा हो जैसे इसकी बात समझ ना आई हो। वो तो मैं समझ रहा हूँ, मगर तुम कहना क्या चाहती हो वो मुझे समझ नहीं आया। वो जानते बूझते अनजान बन रहा था। इशाल कोफत का शिकार होने लगी। बेफिक्र है भाई, मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं होगी, ना इस लड़के से ना किसी और से। वो एक ही सांस में बोलती चेहरा झुका गई। वो यही तो सुनना चाहता था। बेसाख्ता इसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। तुम किसी से मोहब्बत कर भी लो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा परी, मगर कम से कम वो किसी इब्तिसाम नहीं होना चाहिए। क्यों? वो लफ्ज़ बेसाख्ता इशाल ने झटके से गर्दन मोड़ी। अरशान शाह ने इसकी तरफ देखा तो क्या वो जो सोच रहा था वैसा ही था? वो अपनी सोच को मुसलसल नफ़ी कर रहा था, मगर इशाल का रवैया, इसका बदला हुआ अंदाज इस नफ़ी को असबात में बदलने की दर पे था। क्योंकि वो बुरा इंसान है। वो लहजे में बोला था। वो बुरा नहीं है, इसके दिल ने दहाई दी थी, मगर फिर दिल का पला सही रहा देखा था। इशाल ने भी दिल का कहा टाल दिया और भाई की बात पे सर धर दिया। आपको पता है भाई, वो काफ़ी देर बाद बोली, क्या परी? मेरे यहाँ आने से पहले ही मेरी और आयना आपी की एक रात बात हुई थी, तो आपको मालूम है इन्होंने मुझसे क्या कहा था? मुझे कैसे मालूम होगा परी? वो मुस्कुराया। ऐना आपी ने कहा था कि मोहब्बत लाल हवेली वालों पर हराम है। इसके मुस्कुराते लफ्ज़ सोकड़ गए, मगर अब मैंने जब परखा है तो मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ भाई। कहना भी गलत कहती थी, मोहब्बत लाल हवेली वालों पर हराम नहीं। अरशान शाह को लगा वो किसी गलतफहमी का शिकार हो गया। सच तो यह है कि भाई मोहब्बत लाल हवेली वाले बसने वालों के लिए बनी ही नहीं है, माँ बाप की सूरत में ना भाई की सूरत में। इसे लगा इसके कानों में कोई पिघला शीशा अंधेर रहा। बेसाख्ता इसने रुख परी की जानिब से मोड़ लिया। पता है भाई, जब मैं इस हवेली की चारदीवारी में रहती थी तो मुझे लगता था हाँ सभी ऐसा होता है। मतलब वो ज़िंदगी जो मैं जीती थी वही ज़िंदगी होती है, यानी बस हकीकत और सिर्फ हकीकत। मैंने वहाँ रहकर खुद को हकीकत पसंद बना लिया भाई। इसके हलक में मदम सी गिल्टी उभरी, मगर जब मैं यहाँ आई तो मैंने जाना ये दुनिया और वो दुनिया जहाँ वो लड़की सांस लेती थी दो अलग जहाँ है। फिर समझ आया मोहब्बत क्यों हराम है। मोहब्बत हराम नहीं है हम पे। नहीं भाई, मोहब्बत हराम नहीं है हम पे। हकीकत तो ये है कि मोहब्बत हम जैसे ज़ालिमों के लिए बनी ही नहीं है। मुझ जैसे, मेरे अब्बू जान जैसे लोग। इसकी आवाज़ रुंध गई। वो अनजानी अंदाज में बोल रही थी ऐसे जैसे करीब वो पागल हो जाएगी इस जंजल से। मैं यहाँ आई तो मुझे मालूम हुआ कि हकीकत तो कुछ और है। मुझ पे हकीकत खुली भाई कि खुदा बस एक क्या इसकी ज़ात वैद है, वो जमा नहीं हो सकता। बस हवेली में रहने वाले खुद को खुदा मान बैठे थे। मैं
हाँ, इसने खुद ही तहसीह की। तनफ़ुर से कहती वो दिल की बात आज ज़बान पे ले आई थी। अरशान शाह ज़ब्त से होंठ एक दूसरे में पोस्ट किए से सुन रहा था। आँखों की साकित पतलियों के गिर्द सुर्ख दौड़े उभरने लगे। वो लाख कोशिश कर लेता मगर इस लड़की को माज़ी की तल्ख़ वाक़यात से रही नहीं दिला पा रहा था। मोहब्बत तो रहमदिल और खूबसूरत लोगों के दिलों पे असर करती है और हम तो अज़ल के सफ़ाक, बेरहम और ख़ुद को लोगों का हाकिम मानने वाले इंसान हैं। इसकी आवाज़ काँपने लगी थी। सब एक जैसे नहीं है परी, वो हारे हुए लहजे में बोला था। इशार ने नम आँखों से तंज़िया मुस्कुराते इसे देखा। बिल्कुल सही कहा, सब एक जैसे नहीं है। थैली की बुर्ज से आँखें रगड़ती वो फिर मुस्कुरा दी। फूफा जी और फूफू की मोहब्बत सच्ची थी मगर वो दोनों बदकिस्मत थे। सुफियान भाई की मोहब्बत सच्ची थी मगर वो भी खो गई। आपकी मोहब्बत कहते इसकी ज़ुबान पे जैसे ताला लग गया। जैसे मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुस्कुराया नहीं मगर खुशी लहजे से छलक रही थी। इशा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। तो क्या इशा अभी नहीं, वो नहीं मिली अभी, इसने सेकंड से पहले बताया। इशा ने अज़ियत से नज़रें फेली। और मैंने पहले भी बताया था परी कि मैं तुम्हारी आपी में इंटरेस्टेड था ना तुम्हारी आपी में। मुझे ये सिर्फ मामू की ज़बरदस्ती थी जिसे शायद मैं किस्मत का लिखा समझ कर मान भी लेता मगर वो ठुकरा कर चली गई मामू के फैसले को। और एक तरह से देखा जाए तो उसने सही भी किया है। इसका दिमाग इस वक्त इस कदर उलझा हुआ था कि इसने अरशान की मोहब्बत वाली बात पे गौर ही नहीं कर सकी मगर बैक सीट पे बैठी हुस्ना भी पूरे होशो-हवास में सुन चुकी थी। वो खामोश हो गई तो अरशान शाह भी खामोश हो गया। मोबाइल रिंग हुआ तो इशान ने मूंदी आंखें खोली। अभी मैं फैमिली के साथ हूँ, बाद में कॉल बैक करता हूँ। इसने मोबाइल वापस से डैशबोर्ड पे रख दिया। इशार यूं ही आंखें मूंदे आने वाली जिंदगी के मुतालिक सोचती रही जो उसकी सोच के 10 गुना इससे बढ़कर इसके लिए मुश्किल होने वाली थी। वो उस तराबी कैफियत में कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था मगर अंदर बढ़ती घुटन थी जो बढ़ती जा रही थी। इतनी ठंड में भी इसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। ब्लैक कलर की जैकेट को एक झटके में जिस्म से अलग करते वो दूर बेड पे उछाल चुका था। चेहरे के खदोखाल काफ़ी हद तक बिखर चुके थे मगर वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था जो इसके लिए इसे अभी के लिए नामुमकिनात में से लग रहा था। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई तो उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा जहाँ सर पे दुपट्टा ओढ़े गुलाबी कलर के सूट में चेहरे पर मासूमियत में परेशानी से जाए खड़ी जरी अपने भाई को खोती नजरों से देख रही थी। इसे देखते ही इब्तिसाम ने सेकंड कतार में इसमें चेहरे के तसव्वुरात नरमर कर लिए। वो महर था, वो लम्हे में मूड बदलता था। आओ अंदर आ जाओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? खुद सोफे पे बैठते इसने जरा को कमरे में आने का कहा। वो ज़रा सा सर को खम देती इसकी दाईं तरफ रखे सोफे पे आ बैठी। जी भाई, आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था। वो दरअसल मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। गर्दन दाएं बाएं करते वो मुश्किल बोल रहा था। जरी को उसकी हालत देखकर तो शो होने लगी थी। भाई आप ठीक हैं? वो परेशानी से पूछने लगी। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो इससे ज़्यादा खुद को अपने ठीक होने का यकीन दिला रहा था। वो उलझन का शिकार हुई थी। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आंखों में हैरत का समुंदर लिए वो अपने भाई को देख रही थी जो उससे 3 साल कबल पहले हुई है निकाह की रजामंदी आज पूछ रहा था। इसके लिए हैरत का मुकाम था। नहीं, वो मेरा मतलब था बेरत जुमले बोल रहा कि तुम्हें रुखसती वाली बात से तो कोई मसला नहीं है ना? अगर तुम रुखसती डिलीट करवाना क्यों क्यों बेचैन है आप? इसकी बात बीच में टोकते जरी ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं मैं बेचैन नहीं हूँ। उसका लहजा नॉर्मल था मगर चेहरा नहीं साफ झूठ। अपना चेहरा देखे भाई, कोई भी बता सकता है आप किस कदर बेचैनी का शिकार हुई हैं। उफ जरी टालने वाले अंदाज में कहता वो हंस दिया। इसे चुप लग गई मगर इसके हाथों की हरकत उंगलियों में होती उलझी हुई जिनिश बाएं पाँव का बार बार हिलाना, वो सारे इशारे इसे एक लफ्ज़ की तरफ ही तो इशारे कर रहे थे। वो बेचैन था मगर मान नहीं रहा था। क्यों बेचैन था वो पूछती तब भी इब्तिसाम इसे बताना नहीं बताता। वो जानती थी। मम्मा को बता दे भाई। बेतसर ने गाँव से इसे देखते बेतसर लहजे में मुखातिब किया। क्या बता दूँ? यही कि आपको उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। इसका दिमाग भग से उड़ा। इसकी बहन इतना सब जानती थी, इसने तो अभी खुद से भी इस बात का इज़हार नहीं किया था इससे मोहब्बत होगी और वो बुरा इंसान तो खुद को भी लाइलम रखना चाहता था इस जज्बे से जिससे इसकी बहन मिनटों में से रोशना करवा गई। तने नकुश को ढीला छोड़े गहरी सांस भरे इसने टेक लगा ली। मम्मा नहीं मानेंगी। इसने अपना ख़देश बयान किया। असूलन इन्हें मानना भी नहीं चाहिए। वही बेतसर ले जाता। वो हैरान ही होता क्योंकि इसे ऐसी रिएक्शन की उम्मीद थी। अगर हम कोशिश कर सकते हैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए। वो इतना ही बोल पाया। तो मुझे रहने दो, अभी मैं खुद बात कर लूँगा इनसे, तुम बताओ। वो अभी अपनी बात जारी रखता जब दोनों ही खटपट की आवाज़ पर बैक डोर की तरफ देखने लगे जहाँ से काशान चोरों की तरह अंदर दाखिल हो रहा था। यार क्या मुसीबत इतनी अर्जेंट? सामने इत्तेसाम के साथ जरी को भी बैठा देखकर काशान के बाकी के अल्फाज हलक में दम तोड़ गए मगर इन दोनों बहन भाइयों ने दोबारा सर उठाकर इसे देखने की ज़हमत नहीं की थी। मुझे फाइनल हुई डेट से कोई मसला नहीं है। वो उठ खड़ी हुई। मगर आपकी बेचैनी से मसला ज़रूर है। इसका हल जितनी जल्दी तलाश कर लें बेहतर रहेगा। वो पलटे बगैर कहती कमरे से बाहर निकल गई।
پیچھے بیٹھا ابتسام لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتا آنکھیں موند گیا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، اس لیے اس کی طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ کاشان نے اس کی ناراضگی کا سوچتے سر چٹکا دیا اور ابتسام کی طرف لپکا۔ یہ کون سی بے چینی کی بات کر رہی تھی؟ کیسا مسئلہ اور کہاں کا حل؟ وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ بار میں اتنے سوال پوچھ گیا۔ ابتسام نے آنکھیں گھماتے بیزاریت سے سکھورا۔ یہ میری شکل پہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو 12 بج رہے ہیں یہ ہے بے چینی؟ اس مسئلے کی بات کر رہی تھی، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ وہ اکتایا ہوا چیخ پڑا تھا۔ او کول ڈاؤن، ریلیکس ہو جا بھائی، اتنا ہائپر کیوں ہو رہا ہے؟ کاشان نے اس کا کندھا تھپتھپایا، جس پر ابتسام اس کے ہاتھ چٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی کیا بے چینی ہے میرے بھائی؟ سگریٹ پی لے، تیری ساری بے چینی منٹوں میں ختم ہو جانی۔ کش لگاتے کاشان نے جلی ہوئی سگریٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ نہیں پینی مجھے۔ ابتسام نے اس کا بڑھایا ہاتھ ایک بار پھر جھٹک دیا۔ نہ کر، ادھر دیکھ کیا کہا تو نے؟ اس کا چہرہ جبرے سے تھام کر اپنی طرف موڑے وہ حیرت کے مارے دھنگ رہ کھڑا تھا۔ کیوں نہیں پینی؟ نشہ چھوڑ دیا میں نے، بازو فولڈ کرتے وہ عام سے لہجے میں بتا رہا تھا۔ کاشان پورا منہ کھولے بے یقینی سے اسے تکنے لگا۔ کب سے اور یہ معجزہ کیسے ہوا؟ محترمہ نے کہا سگریٹ پینا چھوڑ دو، اور تم نے چھوڑ دی؟ ہاں، ابتسام نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، بولتا وہ دیوار پہ لگی پینٹنگ پہ بنی ترچھی لائنز پر انگلی پھیرنے لگا۔ آج اس محترمہ نے کہا ہے کہ نشہ چھوڑو، کل کو کہے گی جینا چھوڑ دو۔ اس سے نفرت سے انکار بھرا۔ بکواس بند کر۔ ایک ہی دست میں اس تک پہنچتے وہ اس کے منہ پہ دھاڑا تھا۔ آج کے بعد اس کے لیے ایسا لہجہ استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کا گربان پکڑے ابتسام وحشت زدہ سا چیخا تھا۔ اگر اس نے کہا نا کہ جینا چھوڑ دو تو ابتسام جینا بھی چھوڑ دے گا۔ اس کی دہشت زدہ آواز اس چار دیواری میں گونجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جنونیت تھی، لہجہ ایسا جیسا وہ اس کو پانے کے لیے سب تباہ بھی کر دے گا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہ تباہی تو کر رہا تھا اس لڑکی کے عشق میں مبتلا کیے، وہ خود کو تباہی کے آخری دہانے پہ لے آیا تھا، جہاں سے واپسی ناممکن تھی، اور جدائی وہ کسی قیمت برداشت نہیں کرنے والا تھا۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ کاشان چیخ پڑا۔ ہاں ہاں ہو گیا ہوں پاگل، دماغ خراب ہو گیا میرا، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے، محبت کرنے لگا ہوں میں اس سے۔ کیا کروں؟ کیا چاہتے ہو تم؟ سب مر جاؤ؟ کیا میرا کوئی حق نہیں خوشیوں پر؟ کیا میں انسان ہی ہوں؟ کیا میں محبت نہیں کر سکتا؟ بڑا شیر بنے وہ چیختا کمرے کی ہر شے تہس نہس کر گیا تھا۔ سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑے وہ ہنزانی انداز میں چیخنے چلانے لگا۔ کاشان کو اس سے ایسے رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ شل اپنی جگہ کھڑا اس کا جنونی انداز دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے زمین پہ بیٹھ گیا، بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ نظریں زمین پہ گاڑے گہرے سانس پا رہا تھا۔ وہ کہے گی مر جاؤ تو ابتسام چودھری خود کو مار دے گا، وہ ٹرانس کی کیفیت میں کافی دیر بعد بولا تھا۔ ابتسام نے بیزار سی نظر سامنے کھڑے کاشان پہ ڈال کر سر جھٹک دیا۔ تو آج وہ اتنی اہم ہو گیا تیرے لیے کہ تو اس کے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہے؟ آج نشہ چھوڑا، کل مجھے سے اور ماں اور بہن سے دور کر دے گی، پھر زندگی سے۔ تحقیر امیز لہجے میں کہتا وہ تالی بجاتے زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم سب کو ہو کیا گیا، کیوں تم لوگوں کو وہ غلط لگ رہی ہے؟ ابتسام اٹھتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ دیکھ میرے بھائی، وہ بہت معصوم ہے، وہ ایسی نہیں ہے، تو پھر کیوں تم سب اس کو اس کے باپ کے لیے کیے کہ ظلم کی سزا دے رہے ہو؟ جب میں ایسا نہیں کر رہا تو تم سب کیوں؟ ٹوٹے بکھرے لہجے میں وہ سرخ ہوتی آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ کاشان چپ کھڑا اسے سنتا رہا۔ ہاں اس نے نشہ چھڑوایا تو میں کیا اس نے غلط کیا؟ تو ہی کہتا تھا نا کہ وہ لڑکی معصوم ہے، اسے اپنے بدلے کی بیچ مت لانا۔ ابتسام میں نہیں لایا، اور جب آج مجھے اس سے محبت ہو ہی گئی تو کون سی قیامت برپا ہوگی؟ پلکوں کی باڑ پہ آتے آنسو کو پیچھے دھکیلتے وہ بچوں جیسے شکوے کر رہا تھا۔ تجھے اس سے محبت ہوگی؟ مسئلہ یہ نہیں ابتسام، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ تجھ سید ولی شاہ کی بیٹی سے محبت ہوئی ہے۔ خیر میری نکتے کو تکتے وہ سکے کا دوسرا پہلو دکھا رہا تھا۔ ارے کون سا جرم کر دیا میں نے؟ وہ یکدم سے چیختا موڑا ہی تھا جب دروازے میں کھڑی اپنی ماں اور بہن کو دیکھے۔ ابتسام کا آدھا جملہ حلق میں کہیں دب گیا۔ کاشان نے بھی اس کے خاموش ہونے پر نظروں کی سمت دیکھا، جہاں نکہت بیگم اور زری پھٹی پھٹی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ البتہ زری کو اپنے بھائی کی اتنی تیز ری ایکشن پر حیرت تھی، مگر نکہت بیگم کو وہاں تو سب کچھ اور سنا ہر ایک لفظ حیرانگی کے گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ کون سی جرم کی بات کر رہے ہو؟ کس سے محبت ہوگی ہے تمہیں؟ پتھریلی لہجے میں سوال کرتی وہ اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ ان کی نظروں میں جھلکتی اذیت دیکھتے ابتسام نے نظریں جھکا دی۔ محبت کا بھوت سوار ہو گیا آپ کے بیٹے کے سر پر، پیچھے کھڑے کاشان طنزیہ مسکراہٹ سمیت بولا تھا۔ اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ کاشان سچ کہہ رہا ہے؟ نظریں اٹھاؤ ابتسام اور بتاؤ مجھے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی، اس نے ذرا سی گردن اٹھائے کہا۔ وہ اپنی جگہ ہکا دھکا سی رہ گئی، اگلا سوال پوچھنے کی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ لہجے میں سخت پن ہنس باقیام تھا۔ ابتسام نے بامشکل ہمت کرتے نظریں اٹھائی اور ان کی طرف دیکھا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینجے اس نے گہرا سانس بھرا۔ اور اشال ولید شاہ کی بیٹی اور لال حویلی کی آخری اولاد، وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ پھر خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں سناٹے دار تھپڑ کی گونج ابھری۔ پیچھے کھڑا کاشان اور زری
अपनी जगह थंक रह गए। दाएं गाल पे हाथ रखे इब्तिसाम ने नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा। वही लड़की मिली थी तुम्हें सारी दुनिया में मोहब्बत करने के लिए। खुशी की शिद्दत से वो चीख पड़ी। बोलो, जवाब दो इब्तिसाम, तुम भूल गए वो रात, भूल गए जब इसके बाप ने हमारी ज़िंदगी में आग लगा के सारी ज़िंदगी के लिए अंधेरों से भर दी। इसके कंधे जोड़ते वो चीखती हुई इससे जवाब मांग रही थी। वो सर गिराए मुजरिमों की तरह खड़ा आंसू बहाता रहा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ मामा, इसने रोती हुए कहा। निकत बेगम ने भीगी आंखों से अपने बेटे को देखा। मगर मैं किसी भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इनका लहजा पत्थर की मांदा ठोस था। वो की ऐसी लड़की नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है, वो सिर्फ मेरी है। वो यकदम से अंदाज़ी अंदाज में चीख पड़ा। वो सिर्फ इब्तिसाम की और इब्तिसाम सिर्फ इसका है। इस रोने से इसकी आवाज़ मज़ीद भारी हो गई थी। कमरे की फ़िज़ा में एक बार फिर थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और बोलते इब्तिसाम की ज़ुबान को जैसे लकूनियत पड़ गया। खबरदार जो तुमने एक लफ्ज़ और निकाला अपनी ज़ुबान से इब्तिसाम, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे लाडले बेटे हो। चेहरे पे हाथ रखे वो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रहा था। वो लाल हवेली वालों से नफरत करती थी, मगर इनकी नफरत इस कदर सर छोड़कर बोली कि इसे इतना मालूम नहीं था। वो इन जैसी नहीं है। कमरे से निकलती निकत बेगम के कदम वहीं रुक गए। भूलो मत इब्तिसाम, इसकी रगों में अपने बाप का खून है। एक बार मेरा यकीन कर लें प्लीज़। आंसू में रूहानी आई थी। पहले भी किया था मगर क्या मिला? जुदाई, अजियत और कभी ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ें। अब की बार आखिरी बार यकीन कर लें मामा, अपनी बेटी की खातिर कर लें। इनके हाथ पकड़े वो शिद्दत से रो दिया। अब इतनी हिम्मत नहीं इब्तिसाम, तुम पीछे हट जाओ, इसी में सबकी बेहतरी है। इसके आंसू पूछते वो बेतसर लहजे में बोली थी। मगर मैं इससे मोहब्बत कर बैठा हूँ मामा, प्लीज़। वो रोता हुआ चीख पड़ा। तो फिर समझो कि वो भी अपनी बहन की तरह। नहीं नहीं, खुदा का वास्ता मामा, ऐसी कोई बात मुँह से मत निकालिएगा। इनके होठों पे हाथ रख के बोलते जाइए अंदाज में बोला था। तो फिर भूल जाओ इसे। नहीं भूल सकता मामा, मर जाऊंगा इसके बगैर। वो सिर उठा। तो फिर मर जाओ, मगर वो लड़की ना तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी ना इस घर में। इतनी सौभाग्य से कहती वो इसके हाथ झटकती अपने कमरे में जा बंद हुई। वो तीनों नफूस दम सादा ऐसे खड़े थे जैसे पत्थर के मुजस्मे। उन्हें अभी तक अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। भाई जरी इसके करीब आई। तो फिर मर जाओ। उससे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। चेहरा खून छलक रहा था। इसकी माँ ने इसे कहा कि मर जाओ। उसने अपना दिल चीरता महसूस हो रहा था। इब्तिसाम का शान ने इसके कंधे पे हाथ रखा। खाली ना दोस्तों इन दोनों को देखते वो मफलूज होते थे। इनके साथ जैकेट उठाता बैक डोर से निकलता चला गया। भाई भाई रुक जाए, नहीं जाए, हमें ज़रूरत है आपकी। वो पुकारती रह गई मगर वो तो ऐसे गया था जैसे कुछ सोना ही न हो, जैसे इसके जाने से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ना। संभालो खुद को सरी। काशा ने इसे दिलासा देना चाहा। वो सहारा पाती इसके कंधे पे सर रख के फूट फूट के रो दी थी। कैसे संभालो खुद को? और हिम्मत नहीं रही मुझ में। वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। मेरा भाई तकलीफ में है काशान, इसे प्लीज़ लें, इसे वापस लें। अब इन्हें खोने की हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे मेरा भाई लाते। इसके सामने हाथ जोड़ती वो रोती बिलखती ज़मीन पे बैठ गई। काशान की बर्दाश्त से बाहर था वो मंज़र। वो कम से कम इसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैं वादा करता हूँ उसे वापस ले आऊँगी, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। इसके आंसू पूछते वो तसल्ली में इस लहजे में बोला था, मगर वो तो शायद सब्र की आखिरी हद पे थी। इसके आंसू रुकने के बजाय मज़ीद बहने लगे। तुम चाची के पास जाओ, मैं आता हूँ। अभी इसके कगार से उठा ही था जब जरी को माँ का ख्याल आती वो भागती इनके कमरे की तरफ गई। इसका घर इब्तिसाम के घर से 15 मिनट की दूरी पर था। वो भागता अपने घर पहुंचा। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। रात काफ़ी हो गई थी। इसके माँ बाप कब के सो चुके थे। इसे इब्तिसाम के पास जाना था पर जरी और चाची को अकेला छोड़ के जाना सही नहीं था। इसलिए वो अपने बाबा और मामा को जगाता सारी सिचुएशन समझाते इनके घर पे छोड़ते इब्तिसाम की तलाश में जा चुका था। आखिर इसे वादा निभाना था। गाड़ी हवेली के आलीशान गेट पे रुकी तो वो 3 महीने बाद हवेली वापस आई थी। अरशान शाह से बात करने के बाद इसने बाकी का सफ़र सो के गुजारा था। सर में उठते दर्द की वजह से वो नटाल हो चुकी थी। आंखों में उभरे सुर्ख थोड़ी सी गहरी नींद लेने का कह रहे थे, मगर चेहरे पे झलकती अपनों से मिलने की तड़प और खुशी हर शय पर भारी थी। गाड़ी गेट से उड़ती ही हवेली के आलीशान पोर्च में आ रुकी। हुस्ना भी अभी गाड़ी से उतरी थी जब ऐना भागती हुई इनसे लिपट गई। मेरी बी इनके हाथ चूमते ऐना खुशी से रोती, मेरी बच्ची ऐना कैसी है? हुस्ना भी ने इसका चेहरा थामे अपनी आंखों की प्यास बुझाई थी। ऐना इनकी बेटी नहीं थी मगर बचपन से अब तक ऐना को पालने वाली वही थी। यही वजह थी ऐना लाल हवेली में सबसे ज़्यादा इनके करीब थी। ऐना को जी भर के प्यार करने के बाद वो हवेली के बाकी अफराद से मिलने को आगे बढ़ गए। अरशान शाह ने अबाए में उलझी विशाल को देखा और फिर नज़र गाड़ी की साइड पे डाली जहां हवेली के तमाम अफराद चेहरे पे बेपनाह खुशी के तसुरात सजाए इनके वेलकम में खड़े थे, सिवाय एक के।
आंखें उठाए बगैर वो बेदहनी में दरवाज़ा खोले अपनी साइड से भी नीचे उतरी थी जब सामने शान से खड़े सुफियान शाह को देखते इसकी नज़रों में नमी उतर आई। वो अभी कदम उठाती इससे पहले वो आगे बढ़ते से अपने मोहब्बत भरे महफूज इशारे में बांध चुका था। मेरी छोटी परी, इसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। इशाल के आंसू में रोमानी दर आई। कितना तरसी थी वो अपने भाई की मोहब्बत के लिए जो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। ये सब सोचते वो कितनी अजियत से गुजरती थी। मैंने आपको बहुत याद किया भाई, इसके बाजू को पकड़े वो सूं-सूं करती मासूमियत से 2-4 लहजे में बता रही थी। सुफियान शाह ने बेसाख्ता इसके बालों में लब रख दिए। मैंने भी अपने छोटे डरपोक बच्चे को बहुत याद किया, कहता वो नम आंखों से मुस्कुरा दिया। सब लोग वहाँ भाई-बहन के इतने प्यार देखकर खुशी से निहाल हो रहे थे। दादाजी बीजा ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। दूर दूरी ही सही मगर वो समझ गया था कि इसकी बहन क्या अहमियत है, वो उससे कितनी मोहब्बत करती है और सुफियान शाह खुद कितनी मोहब्बत करता है। अरे हम भी यही हैं परी, हमने भी मिस किया अपनी बच्ची को मगर हमें तो भाई का कुछ पूछ ही नहीं रहा। दादाजी बच्चों जैसे मुँह बनाए शिकवा का ना होइए। अरशान शाह तो बारी-बारी सबसे मिल चुका था, एक इशाल शाह थी जो अपने भाई से मिली थी, तो बस तब से इसके इशारे में ही छुपी खड़ी थी। दादाजी की बात सुनते इशाल सुफियान शाह को देखकर मुस्कुराती इनसे लिपट गई। मेरे प्यारे दादाजी, आप में तो इशाल की जान बसती है। इनके दोनों गाल पे बोसा देती वो इनकी शफ़क़त भरे इशार में छुप गई। बीजान इनसे मिलने के बाद वो बीजान की तरफ आई जिन्होंने इसे इशार में लेते चटापट चूम डाला। मेरी पोती, मैं सदके जाऊँ, इतने दिन बाद देखकर मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें दोनों को देखने के लिए। अरे बीजान रोएं तो नहीं, इनकी आंखों आंसू पूछते इशाल ने इनके कंधे पे सर रखा। जब नज़रों के सामने इस चेहरे को देखती इसकी आंखों में पानी भरने लगा। ऐना आपी, वो चीखती इन तक पहुंची और इसे गले लगाती जब ऐना ने इसके हाथ में पीठ में रोक दी और आंखों से पीछे की तरफ इशारा किया। सभी इसकी हरकत पर हैरान थे। फिर इशाल की नज़रों के ताब में देखते वो सब पल में माजरा समझ गए। मरी हुई कदम उठाते वो इन तक पहुंची। आंखों में भरा गर्म स्याल सामने मंजर को धुंधला रहा था। इसका जिस्म खौफ से कांपने लगा। अरशान और सुफियान शाह को बेसाख्ता इस पे तरस आया था। अभी सब नॉर्मल था मगर माजी में इसके साथ जो कुछ भी हुआ था इस हवेली में वो इस शख्स के सामने आने से भी डरती थी। मगर वो इसका बाप था। वो मोहब्बत के हाथों मजबूर हमेशा इनके सामने आती थी मगर वो हमेशा से इसे धुतकार देते थे। इसने कमी महसूस की थी। ऐसा नहीं था कि इसे अपने अब्बू जान की खैर मौजूदगी का पता नहीं चला। इसे मालूम था मगर वो क्या करती। जानती थी आज भी हमेशा की तरह ठुकराई जाएगी। अब्बू जान इनके कदमों में बैठती वो ज़ोरों कतार होती। वली शाह ने सरसरी नज़र किताब पर से हटाकर इस पर डाली। कैसे हैं आप अब्बू जान? इनकी दोनों हाथ अपने हाथों में लेती शाह ने नम आवाज़ में पूछा। ज़ालिम हाकिम पहले जैसे पहले था। इसके दोनों हाथ चटकते वो नफरत से पकड़ते वहाँ से वॉक आउट करके। वही ज़मीन पे बैठे वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। जब सुफियान शाह और रुशान शाह वो मंजर देखते भागते इस तक पहुंचे थे। इसके करीब ही घुटनों के बल फर्श पे दोनों इतराफ में बैठे इसके सर पे हाथ रखा। अब्बू जान आज भी वैसी हैं भाई, वो अभी भी मुझसे नफरत करते हैं। वो रोती सुफियान शाह के कंधे पे सर रख गई थी। वो आज भी मुझे धुतकार कर चले गए। वो मुझे अपनी बेटी तस्लीम नहीं करते भाई। वो क्यों इतनी नफरत करते हैं मुझसे? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। इसकी बाजू पे गिरफ्तार सख्त करते वो शिद्दत से रोती। वहाँ सबकी आंखें नम कर की। तुमने कुछ नहीं किया परी, रो मत प्लीज़, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सुफियान ने इसके बात सुलाते प्यार से आंसू पूंछे थे। भाई से पुकारती वो फिर से रो दी। जब अरशान शाह ने जब से मुठियाँ भींच ली वो उससे सीखने लगी जो उसके दोनों भाइयों की बर्दाश्त से बाहर था। रोना बंद करो परी, वरना मैं अभी अब्बू जान से लड़ाई कर लूँगा। वो धमकी मज लहजे में बोला जिसका असर भी फ़ौरन हुआ। परी ने आंखें रगड़ते ने देखते नफी में सर हिला। है ना? जी भाई, परी को कमरे में ले जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करे फिर खाना एक साथ खाएंगे हम सब। वो मुश्किल नरम लहजे में बोला। जी ठीक है भाई। एनस के पास आई। सुफियान और वो दोनों पीछे हट गए। शाल आंखें रगड़ती इसके बाहर कमरे में चले गए। इसने शिकायती नज़र पीछे खड़ी बीजान पे डाली जैसे महसूस करती बीजान नम आंखों से इसे देखती सर झुका गई थी। मैं यहाँ से सिर्फ आपके लिए लाता हूँ वरना जहाँ इनका साया भी हो ना मैं वहाँ से परी को कोसों देर ले जाऊँ। बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना बीजान, मैं परी को सिर्फ 2 दिन के लिए लाया हूँ। बेहतर है इनको कह दे अब ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे उसका दिल दुखी या वो रोए, वरना इसकी शक्ल देखने के लिए आप लोग तरस जाएंगे। दबे दबे लहजे में गुस्से से कहता वो अपने कमरे की तरफ चला गया। इस सारी गुफ्तगू में सुफियान शाह सर धरे चुपचाप खड़ा रहा। जाओ इसे समझाओ सुफियान शाह, इसका गुस्सा कम हो वरना ख्वाह बदमज़गी होगी। मैं वली शाह से बात करता हूँ। दादाजी सिर आसानियत से समझाते बीजान को इशारा किया। वली शाह के कमरे की तरफ चले गया और सुफियान शाह शहनशाह के कमरे की तरफ चल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे बाद हवेली के तमाम अफराद खाने की टेबल पर मौजूद थे। वली शाह के अलावा वहाँ सभी खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। खाना बहुत मज़े का बना है, शाह ने तारीफ़ी अंदाज में कहा, जिस पर वहाँ सब ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। सिर्फ सुफियान शाह जो इंतहाई मगन से
کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ ہاں، کھانا واقعی بہت اچھا بنایا میری بہن نے۔ ارشان شاہ کے لہجے میں مان تھا جسے محسوس کرتی اینا مسکرا دی۔ اینا کو اپنی بہن کہنے پر سفیان شاہ نے کھانے سے ہاتھ روکتے سے کی نکیوں سے دیکھا کم اور گورا زیادہ تھا۔ سبھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے مگر وہ نس خاموش بیٹھا تھا۔ اینا نے اس کی طرف دیکھتے اداسی سے سر چٹک دیا، پھر سے شال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا سفیان شاہ کو دیکھنا اور پھر اداس ہونا ارشان شاہ نے بہت باریکی سے نوٹ کیا تھا۔ سارے دن کی محنت ہے میری بچی کی، کھانا لذیذ کیسے نہیں ہوتا؟ بچی نہیں، بیگم لال حویلی کی بہو کہو۔ دادا جی نے کافی بلند آواز میں کہتے ساتھ بیٹھی اپنی بیگم کی تصحیح کی تھی۔ ان کی چالاکی دیکھتے وہاں سب مسکراتے چہرہ جھکا گئے، جبکہ سفیان شاہ ہونا ضبط کام میں مصروف تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گے سفیان؟ کس بارے میں بھائی؟ وہ انجان بن گیا، جو کھا رہے ہو اس کے بارے میں، کہ میری بہن نے کیسا کھانا بنایا ہے۔ اس کی ایکٹنگ پہ ارشان نے اسے کہہ رہا تھا، جی اچھا بنا ہے روز کی طرح۔ آپ سے لیچے میں کہا تھا، جو بھی ہے ابھی صحیح طرح خوش بھی نہیں ہوئی تھی۔ آخری لفظوں پر پھر سے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات اچھی کر لیتا ہے سفیان شاہ۔ دادا جی کافی اطمینان سے نرم لہجے میں اس کی بےعزتی کر گئے تھے۔ وہ بھی کوئی اول درجے کا ڈھیٹ تھا، پلیٹ پہ سر جھکائے کھانا کھاتا رہا، جیسے کہنا چاہتا ہو بولتے رہو میرا کیا ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں دادا جی، وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ارشان شاہ، بس سب مل کر میرے پوتے کو تنگ نہیں کریں۔ ہاں بھائی، یہ شرف صرف میری بیگم کو حاصل ہے، میری جان کو جواب دیتے دادا جی ہنستے، اور پھر ان دونوں کی میٹھی میٹھی سی نوک چوک پر وہاں سبھی ہنستے مسکراتے رہے۔ دو لوگ تھے جو مکمل خاموشی کا لباس اوڑھے بیٹھے تھے۔ سفیان شاہ نے شال کی طرف دیکھا جو پلیٹ میں چمچ ہلاتی خیالوں کی دنیا میں کہیں بھٹکی ہوئی تھی۔ کہاں گم ہو بچے، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ یکدم آج سب خاموش ہو گئے، پہلے سفیان اور پھر اشال کی طرف دیکھنے لگے، جو سب ایک ساتھ یوں اپنے طرف دیکھنے پر گھبراتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے ناراض ہوں بھائی۔ 5 منٹ اسے دیکھنے کے بعد وہ انتہائی معصومیت سے بولی تھی، کیوں ناراض ہے میرا ڈرپوک بچہ؟ وہ اس کے ساتھ بچوں جیسے لاڈ کرتا تھا۔ ڈرپوک لفظ سن کر اس کا پھولا ہوا منہ مزید پھول کر غبارہ بن گیا۔ بے ساختہ ارشان شاہ کو سفیان پر رشک آیا۔ آج اگر اس کی بہن بھی زندہ ہوتی تو وہ بھی اس سے اتنی محبت کرتا جتنی سفیان پری سے کرتا ہے۔ وہ بات سوچی اس کی آنکھیں کب نم ہو گئی، اسے خبر ہی نہ۔ محسوس انداز میں وہ آنکھیں صاف کرنے لگا جب نظر اینا پر پڑی، جو نم آنکھوں سے مسکراتی سے دلاسا دے رہی تھی، جیسے وہ اس کا حال اس کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی۔ دادا جی بی جان سفیان اور پری کی طرف متوجہ تھے، مگر ولی شاہ نے بغور سے روتے دیکھا تھا۔ ان کے دل میں درد کی ٹھیٹ سی اٹھی تھی، مگر پھر دل کو پتھر کیے وہ ان سب کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں بھائی، وہ خفا ہوئی۔ اچھا پھر کل میں لاؤں گا تتلی، پتہ چل جائے گا ڈرپوک بچہ کتنا بہادر ہے۔ سفیان شاہ کا منصوبہ سنتے ہی اشال خوف سے بڑی بڑی آنکھیں چپکاتی سی دیکھنے لگی۔ ارشان شاہ سمیت وہاں سب یہ مسکرا دیے سوائے اینا کے۔ وہ سوالیہ نظروں سے بی جان کو دیکھنے لگی۔ تتلی والی کیا کہانی ہے بی جان؟ جی جان نے پری کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ٹھہر و خف کی لیے اور سب کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ بچپن میں سفیان شاہ نے ایک نیلی کلر کی خوبصورت سی تتلی پکڑی تھی۔ اس جملے پر اس سب بھی ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھو گئے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ حویلی میں تمام لوگ اس خوبصورت سی تتلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، سوائے ہماری پری کی۔ بی جان ہلکا سانس تھی۔ وہاں موجود تمام نفوس ولی شاہ سمیت بخود بی جان کو سن رہے تھے۔ جب سفیان شاہ نے اس نیلے پنکھوں والی تتلی کو 8 سال کی پری کو دکھائی تو پوری حویلی چھوٹی پری کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ ہماری چھوٹی پری کو وہ تتلی کم اور ایک بھیانک کیڑا زیادہ لگتی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں اور وہ اڑتی بھی تھی، اور پری کے مطابق جب وہ غصہ ہوتی تو کاٹ لیتی ہے۔ بچپن میں پری کی بتائی گئی اہم انفارمیشن بی جانے نے سیم لفظوں میں سب کو بتائی تھی۔ اینا سمیت وہاں سب اس کی معصوم سی شکل دیکھ کے ہنس رہے تھے۔